गंगा रिवर फ्रंट बनाए जाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य हमारा नाम ही नहीं ले रही। धन्यवाद सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं भारतमाला के विषय में बोलना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी 12 मार्च 2025 में इस विषय पर भी चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने आर्थिक अनियमितताओं तथा आपराधिक कृत्यों का होना भी स्वीकार किया। इस भारतमाला परियोजना में भारत सरकार की धनराशि का व्यय हुआ है, इसलिए प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि सीबीआई को जांच कराई जाए, लेकिन वहां के राज्य सरकार ने उसको अमान्य किया है और राजस्व कमिश्नर से जांच कराने की कहा है। उसी दिन शाम को छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का भी निर्णय लिया। चूंकि मामला बहुत गंभीर है और केंद्र का है, 1,147,000 करोड़ का मामला है और ये रुपए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैडम 1 मिनट, बहुत गंभीर मामला है। 1 मिनट हो चुका। केंद्र सरकार को आपराधिक षड्यंत्र पहुंचाए माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामेत जी, सीबीआई से ही इस अपराध की जांच कराई जाए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार का सीमावर्ती तथा नेपाल से सटा हुआ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से जान माल की काफी क्षति होती है। नेपाल में भारी वर्षा और बाढ़ होने के कारण पूरे उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है और यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि नेपाल में हाई डैम का निर्माण कराया जाए, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे उत्तरी बिहार में जान माल की क्षति को रोका जा सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हवाई क्षेत्र में जो लगातार काम हो रहे हैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट नहीं बने उतने 10 सालों में बने हैं। लगभग एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज घूम रहा है। मैं इंदौर एयरपोर्ट की बात करूं, इसमें लगातार विस्तार हो रहा है, फ्लाइटें भी बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और लगातार स्वच्छता में नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है। मेरा एयरपोर्ट मंत्री जी से मांग है कि एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है 40 लाख रुपए पूर्ण हो चुकी है। आने वाला 2028 में सीएस ने उज्जैन में इसको लेकर 3 मांगे हैं। पहली तो आने वाले 25 सालों के लिए एक नया टर्मिनल बनाया जाए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा तो है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फुल फ्लेज में नहीं है, वो बनाया जाए। और तीसरी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट चलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रभा मल्लिकार्जुन जी। Thank you, Speaker Madam. Thank you for giving me the opportunity to talk on the rising MRP of pharmaceuticals. I wish to draw your attention to the recent decision by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) allowing a 50% price increase for 8 essential medicines used in the treatment of asthma, glaucoma, thalassemia, tuberculosis and mental health disorders. This decision will significantly raise the cost of 11 formulations of life-saving drugs impacting millions of patients across the country, particularly those from economically weaker sections. While it is important to ensure the viability of pharmaceutical manufacturing, the government must also consider the affordability of essential medicines for common citizens. Therefore, I urge the Ministry of Chemicals and Fertilizers to take urgent steps to prevent undue financial burden on patients and ensure essential medicine remain affordable to all. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री टी उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, I stand before this esteemed House today to bring to your attention an urgent and heartfelt request for the inclusion of Government General Hospital Kakinada under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. GGH Kakinada is a decades-old institution, has been a lifeline for the people across 5 neighboring districts, East Godavari, West Godavari, Alluri Sitaramaraju, Anakapalli, and Kakinada itself rely on this prestigious hospital. Beyond serving as a critical healthcare provider, it also functions as a teaching hospital for the Rangaraya Medical College.
who is shaping the next generation for the next generation of medical professionals. In the past year alone, GGH Kakinada handled over 8 lakh outpatients, 70,000 inpatients, and performed more than 45,000 surgeries and conducted nearly 7 lakh lab tests. These numbers highlight the sheer volume of the patients who rely on this institution for saving life care. However, despite its critical role, GGH is struggling. While it has specialty departments like cardiology, neurosurgery, oncology, many of them remain severely under-resourced. The hospital is grappling with inadequate infrastructure, outdated equipment, and staff shortages. The gap between rising healthcare needs and available facilities is putting immense pressure on both patients, medical staff, and making urgent intervention necessary. Once a leader in cancer treatment in this region, GGH Kakinada has suffered decades on neglect. Sir, I firmly believe this is a cause worth fighting for, and I will personally meet Honorable Minister to present detailed proposal and push for urgent action. Thank you, ma'am. Jai Hind. নমস্কার ম্যাডাম। আমার লোকসভা রায়গঞ্জ লোকসভা সম্পূর্ণ বর্ডার এরিয়া এবং একদম পিছিয়ে পড়া জেলা। 2008 সালে এখানে এইমস হসপিটাল স্যাংশন হয়েছিল। পরবর্তী এই এইমস হসপিটাল আমার নদিয়ার কল্যাণীতে চলে যায়। আমার আপনার কাছে অনুরোধ, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে, রায়গঞ্জে যেন নতুন করে আবার নর্থ বেঙ্গলের সাথে এইমস অনুমোদন দেওয়া হয় এবং তার সাথে রাধিকাপুর বর্ডার এরিয়া, সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের কোনো যোগাযোগ নেই। রাধিকাপুর থেকে শুরু করে আমাদের ব্যাঙ্গালোরে একটা ট্রেন দরকার, ঠিক তেমনি আলুয়াবাড়ি স্টেশন আমার যে সেই সাব ডিভিশন, আমার ডিস্ট্রিক্টের আর একটা সাব ডিভিশন, সেখান থেকে কলকাতাগামী কোনো ট্রেন নেই, সেই ট্রেনের ব্যবস্থা যেন হয়। তার সাথে আমার আরও অনুরোধ, আমাদের জেলা এতটাই পিছিয়ে পড়া, সেখানে কোনো ট্রাইবাল স্কুল নেই, সেখানে কোনো ওমেন্স কলেজ নেই। তাই ম্যাডাম, আমি আপনার দ্বারা অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রীদের যে আমাদের পিছিয়ে পড়া যে ডিস্ট্রিক্ট, সেই ডিস্ট্রিক্টের স্বার্থে আমাদের কেন্দ্র সরকার যেভাবে গোটা ভারতবর্ষের জন্য কাজ করছে, আমার জেলারও এই কাজগুলো করবে। নমস্কার ম্যাডাম। माननीय सदस्य श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदया। और मैं बोल दूंगा पूरा एजेंडा एकदम। आदरणीय सभापति महोदया, 2012 में साउथ दिल्ली के जौनापुर गांव में भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच में यह समझौता हुआ कि वहां वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 2012 में ही मैडम 38 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उपलब्ध करा दी गई। 2014 में मोदी जी की सरकार ने लैंड यूज भी डीडीए से चेंज करवा दिया। 2017 में सरकार ने 254 करोड़ रुपया वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूर कर दिया। 2018 में निर्माण का काम शुरू हो गया। 6 महीने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शिकायत करवाकर उस कार्य को रुकवा दिया। उस यूनिवर्सिटी में हमारे हजारों बच्चों को ट्रेनिंग मिलती, हजारों बच्चे ट्रेनिंग पाकर देश और विदेश में उनको रोजगार मिलता। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये जो जौनापुर में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जानी है, उसका कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, जिससे कि दिल्ली देहात और दिल्ली के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। मैं आपके सामने बहुत ही एक संगीन मुद्दा रखना चाहती हूं कि हमारे संविधान के पिता बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिसको सारे देश में बहुत सत्कार और सम्मान के साथ दबे कुचलों को उनकी इज्जत मान सत्कार दिलाने वाले, लगातार पंजाब में पिछले 3 महीनों से उनकी स्टैचू के ऊपर अटैक किया जा रहा है। जनवरी में भी हुआ, फरवरी में भी हुआ और अभी 2 दिन पहले भी हुआ। और ये बाहर की ताकतें, जो 6 फॉर जस्टिस ने क्लेम किया है कि ऐसे सारे स्टैचूज पंजाब में तोड़ दिए जाए और तोड़ के देश को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसकी सख्त जहां पे निंदा करती मैं सरकार को बेनती करती हूं कि हमारे पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इनको तो ग्रेनेड के साथ पुलिस स्टेशन में, थानों में नहीं, मंदिरों में भी अटैक, अमृतसर में भारत द्वार मंदिर में भी अटैक किया गया है। तो ये पंजाब की अमन शांति को भंग करने के, मैडम 2 सेकंड मांग रख लेने दीजिए, कि ये बाहर की ताकतें जो पंजाब की अमन शांति भंग कर रही है, केंद्र की सरकार जांच करे, जो लोग सजा दे ताकि अमन शांति बरकरार रहे। शुक्रिया मैडम। माइक दीजिए।
मैडम चेयरपर्सन, मैं एक विषय सारे देश का दृष्टि आकर्षण करने के लिए और भारत सरकार के जो ग्राम उन्नयन विभाग है, ग्राम उन्नयन विभाग के दृष्टि आकर्षण और क्रियान्वयन के लिए विषय सदन के सामने रख रहा हूं। मैडम चेयरपर्सन, भारत के संविधान के 73rd अमेंडमेंट के साथ 1992 में पंचायती राज व्यवस्था का भारत में लागू हुआ। 24 अप्रैल पंचायती राज डे भी है। मैं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव के लोगों को इस विकास के काम के जुड़ने के लिए और ग्रासरूट डेमोक्रेसी को शक्तिशाली बनाने के लिए और लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस है उसको देश भर में हर ग्राम पंचायत में मनाने के लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे कुल गांव है 2011 के सेंसस में 6,40,930 सभी गांव में गांव सभा होता है, गांव ग्राम सभा होता है। तो ग्राम सभा ठीक ठाक से नहीं होता है, उसके लिए पब्लिक डोमेन में ग्राम सभा के बारे में डिटेल्स लिख करके ग्राम सभा में क्या क्या डिसीजन हुआ उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। दूसरा, गांव सभा के माध्यम से जो 20 प्रोजेक्ट 20 स्कीम्स ऑनलाइन में आता है इसको बढ़ाना है, इसको 40 करना है। मिनिमम 40 स्कीम मिनिमम पाइपलाइन में रहना चाहिए और इसका जो टाइमलाइन है कंप्लीशन का 1 साल के अंदर इस MGNREGA के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, ये कंप्लीट होना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है भारत सरकार से। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती के काव्या जी। मैम हियर। थैंक यू फॉर द चांस मैडम। Madam, from my Warangal constituency, Kazipet Loco Running Depot is one of the biggest in the South Central Railway. It is to inform that more than 500 employees have been relocated to Vijayawada in the last 15 years. And a small loco running depot in Vijayawada has now become a big one at the cost of Kazipet. It has come to my notice that currently the employee strength at Kazipet is now 526 against the sanctioned number of 709. Against this background, again the railway sanctioned 184 new postings to Kazipet Loco Running Station. Surprisingly, all of them have been allotted to Vijayawada Loco Running Depot, where 1100 employees are already working at Vijayawada. In this regard, I would bring to your kind notice that due to various reasons, the railway authorities are shifting large number of employees to Vijayawada, but not taking any effort to fill the vacant post in Kazipet. Through you, Madam, I humbly request the Honorable Minister of Railways, Government of India to kindly look into the issue माननीय सदस्य श्री रविंद्र चौहान जी and take necessary steps for initiating to fill up the vacant post at the loco running station Kazipet. Thank you, Madam. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तिलहन और सोयाबीन के किसानों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, सरकार ने NCDX पर सोयाबीन वायदा कारोबार का प्रयोग कर नवंबर 2021 में सोयाबीन वायदा कारोबार पर रोक लगा दी, जिसके कारण किसान असहाय हो गए और भाव का बेंचमार्क नहीं होने के कारण किसानों को कटाई के समय अपने उपज के वायदा भाव का पता नहीं चल पाता है। वह मंडी के व्यापारियों पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे मोल भाव करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सरकार NCDX पर तिलहन और सोयाबीन के वायदा कारोबार पर लगी रोक को तुरंत हटाए की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chair Madam. I would like to invite the attention of Railway Minister, Honorable Railway Minister and the Ministry that to the fact that medical aid centers which were operated on the Mumbai's main junctions like Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Churchgate, Mumbai Central, Dadar, these stations where lakhs and lakhs, around 50 lakhs of commuters, they travel by this lifeline of Mumbai Railways, which was abruptly stopped, this medical facility, which really was beneficial for any mishaps which occurred to the railway like locals or even long distance trains. That has been abruptly stopped, I think, and I would urge rather
that ministry looks into the matter and revives and resumes this facility, which is of utmost importance to the lives of the people. Thank you. माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। माननीय सदस्य श्री पप्पू यादव जी। जी, मैं यूरिया और डीएपी, यूरिया 450, डीएपी 16, लगभग काला बाजारी हो जाती है। रिटेलर, होलसेलर और पदाधिकारी के मिलीभगत से समय पर किसानों को न तो यूरिया मिलती है न डीएपी मिलता है। मैडम, स्थिति यह है, ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो किसानों को दाम मिलता है। उनके दर्द को देश में देखने वाला कोई नहीं। आज हालात यह है कि किसान की स्थिति, मकई इतनी सस्ती होने जा रही है, मूलतन दाम नहीं है। उसी तरह मकई के साथ मखान की भी मूलतन दाम नहीं है। हमारा जो पूर्णिया, सीमांचल, कोसी है, उस इलाके में हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि विशेष तौर पर डीएपी और यूरिया की व्यवस्था करके सस्ते दाम पर हमारे इलाके में जो काला बाजारी बांग्लादेश और नेपाल चला जाता है, पदाधिकारी के मिलीभगत से सभी किसानों को सस्ते दाम पर डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने की मांग और मकई की कीमत लगाने की दाम को आप तुरंत निर्णय लें। Thank you, Chairperson. Thank you, Chairperson. The National Medical Council has announced this year's schedule for postgraduate NEET examination. It is to be held on June 5th, but why it is being held on 2 shifts? No equality can be achieved if one examination is held in 2 separate shifts. Last year, when you introduced the 2-shift system, there was uproar among the students as the second shift question papers were considered much tougher than the first shift question paper. Also, the National Medical Council did not release 2 separate results showing shift-wise performance. It was an admission that if the results were shown separately, it would have exposed the fact that one shift had easy question paper and the other shift had a tough question paper. Are the Union Government and the National Medical Council so inefficient they cannot hold one simultaneously question paper for 2 lakh students? If you cannot hold one simultaneously examination for 2 lakh students, why are you talking about one nation, one election for 96 crore people in India? I request through you, the Union Government, please kindly have an examination for the postgraduate NEET examination students for one simultaneously examination. Thank you. மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து இந்த அவையின் கவனத்தை ஈர்க்க விரும்புகிறேன். 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்துவது வழக்கமான ஒன்று. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு கொரோனா கொடுந்தொற்றின் காரணமாக தள்ளி போய்விட்டது. ஆனால் அது குறித்து இந்திய ஒன்றிய அரசு எந்த முனைப்பையும் காட்டாமல் அமைதி காப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இல்லாமல் வளர்ச்சி திட்டங்களையோ நலிந்த மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களையோ நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என்பதை இந்த அரசு நன்கு அறியும். அது மட்டுமில்லாமல் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான மறுவரையறை டீலிமிட்டேஷன் செய்யப்பட வேண்டுமானால் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். அதேபோல மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமானால் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். எனவே மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை உடனடியாக நடத்துவதற்கு அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும். அத்துடன் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பையும் சேர்த்தே நடத்த வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை வைத்து முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். सेकंड में रखने का प्रयास करें. माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी. थैंक यू. धन्यवाद सभापति महोदया. और मैं आज आपके माध्यम से जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज के ऊपर जो बजट है उसमें जो खर्च कम किया जा रहा है उसको आकर्षित करना चाहता हूँ. ग्रामीण विकास योजना के लिए हर वर्ष बजट भले ही दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ रही हैं. और
उसके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित माननीय सदस्य सुश्री प्रिया सरोज जी, स्थायी समिति ने नहीं बोलिए हम बोलिए प्रिया सरोज जी, आप बोलिए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में हो रही अधिक देरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2024 के दौरान ये स्वीकार किया कि 45,256 शिक्षक भर्ती वैकेंट पड़े हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष लगभग 8,000 से 10,000 शिक्षक भर्ती सेवा से रिटायर हो रहे हैं, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अधिक गंभीर हो गई है। इसमें ऐसे ही यह प्रश्न उठता है कि इन वर्षों में विद्यालय बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं। मेरी ये मांग है सरकार से कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का नया विज्ञापन तत्काल जारी किया जाए और सभी वैकेंट को पदों को ट्रांसपेरेंट और अनिवार्य तरीके से भरा जाए। Thank you, madam, for this opportunity to raise issue of public importance during 0 hour. Bangalore city has got more than 150 Government of India establishments and offices with nearly 3.65 lakh central government employees are working, and so there is a need to have at least 5 CGHS wellness centers in Bangalore. For the same size of CGHS population, Chennai and Hyderabad has got 15 CGHS centers, but Bangalore till now has only 10 CGHS centers. So through you, madam, I urge the Ministry of Health and Family Welfare to establish another 5 CGHS centers in Bangalore city, so that because travel radius is really 50 kilometers, it will be of a great help to CGHS employees and beneficiaries. Thank you, madam. शुक्रिया माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे 0 आवर पे बोलने का मौका दिया। मैं जो सरकार की प्राथमिकता वाली जो योजना है आयुष्मान कार्ड के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड के अंदर माननीय सभापति महोदय जी कि जो लोग उसके तहत इलाज कराना चाहते हैं, पहले तो हॉस्पिटल के में उनको भर्ती नहीं होने दिया जाता, और जब एडमिट हो लेते हैं तो बहुत सी चीजों का उनका खर्चा उससे लगाया नहीं जाता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है? जब इतनी प्राथमिकता वाली पॉलिसी योजना है तो इसमें सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए जो भी हॉस्पिटल उसके मातहत आते हैं उनको तमाम पूरे देश के अंदर उन लोगों का एडमिशन तुरंत होना चाहिए, और जो 5 लाख की योजना है मैं कहता हूं उसकी लागत बढ़ाकर 5 से 20 लाख होनी चाहिए, और जितने भी मर्ज हैं, जितने भी रोग हैं, सब उसके अंदर कवर होने चाहिए, जिससे कि गरीब जनता को इलाज मुफ्त मिल सके और इस योजना का सही तरह। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि सिक्किम के 2 डिस्ट्रिक्ट्स सोरेंग और गेजिंग है, जिसका वेस्टर्न साइड में नेपाल बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर, जिसको और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो यूएन हेरिटेज साइट का एंट्री पॉइंट भी गेजिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है। इस 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्किम के 25% से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हाईवे का अगर लेंथ देखेंगे तो केवल 32 किलोमीटर का हाईवे इस 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मानपुर, जोरथांग, लेक्सेप, जोरथांग, दरमदीन, सुमबारिया, सोरेंग, कलुक और देंताम से लेकर चिवा भंजांग तक, और गेजिंग, पेलिंग, योक्सम, टासिडिंग से लेकर लेक्सेप तक जो स्टेट हाईवेज है, ये हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए और इसको डेवलप करके स्ट्रेंथन किया जाए। थैंक यू। जी। Thank you, madam. I stand today to highlight the serious challenges faced by ASHA workers, who are the backbone of India's healthcare system. Despite their crucial role, they continue to struggle due to poor working conditions and low pay. I request the government to take urgent steps to declare ASHA workers as last-grade government employees across the country, so that they will get reward for their work. ASHA workers handle multiple responsibilities, leading to heavy workload and health risk. Many suffer from malnutrition, anemia, and other diseases due to lack of proper support. Shocking fact is that their current incentive is 2,000 per month,
which is highly inadequate to failing to reflect the critical nature of their services. Also, many are forced to spend from their own pockets for work-related expenses, pushing them further into financial distress. Madam, in Kerala, ASHA workers played a crucial role in effectively managing COVID-19 pandemic. However, the inadequate incentives provided by the state माननीय रिकी एंड्रयू सिंह कौन. Thank you, Madam Chairperson, for allowing me to speak. Madam, the future, whether good or bad, depends on our action today. On this note, I would like to, through you, Madam Speaker, to remind that in 2014, NGT had imposed a ban on mining and transportation of coal in the state of Meghalaya. However, it is very unfortunate that till today there are a group of people known in our state as high level who have continuously and blatantly violated this ban, and even the government machinery which is supposed to ensure the enforcement of this ban have failed miserably to enforce this ban. And the leading newspaper of Meghalaya, Shillong Times, dated 26/3/2025, reported that more than 1.92 lakh metric tons of illegal coal have been detected. Jai Jagannath. Thank you, Madam, for this opportunity. Mo संसदीय क्षेत्र आसिका गंजाम ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण आपणक माध्यम रे अनुरोध करूची कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ शरण नैथिबा मो अंचल मारदा जहाँकि पोलसरा विधानसभा रे आसुची मो संसदीय क्षेत्र रे सेथिरे वर्तमान जराजीर्ण अवस्था रे निहाती भाबरे ताकू जदि आपण में केंद्र सरकार को कही किछि आर्थिक सहायता देबे ताहले निश्चित भाबरे मो अंचल रे एक तो इतिहास रो ऐतिहासिक स्थान नेशनल हेरिटेज ताकू घोषणा करा जाई परिबो आ ता द्वारा सेठी रोजगार रो मध्ये संभावना बढ़िबो जहाँकि मो अंचल रे एक बहुत बड़ समस्या आ निर्मल झर खलीकोट मो विधानसभा रो मारदा सानखेमुंडी धराकोट रो महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर एवं याकू नहीं कि जदि गोटे टूरिज्म सर्किट करा जाई परंता ताले निश्चित भाव में मो अंचल बहुत सफल हबो आ समग्र मो महाप्रभुंकर लीला खेला समग्र विश्ववासी जानिबे आपनक माध्यम रे निश्चित भाव में बाबूजी यहां निश्चित मो अंचलवासी उपकृत माननीय हेबे। जय जगन्नाथ। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी. The previous TRS-BRS government left Telangana totally bankrupt with 8 lakh crores loan and resorted to selling Telangana land, sir. Madam, the current government, Congress government also is resorting to the same thing. I want to draw attention of the House to a matter of great concern. The Telangana government decision to auction 400 acres of ecologically sensitive Hyderabad Central University lands. This land is a home of unique rock formation, rich biodiversity. There are 734 species of plant, 220 species of birds. Moreover, the iconic mushroom rock and lakes are in this geological heritage and is part of the landscape, madam. The University of Hyderabad community, including students, faculty and the residents, are strongly opposed. There's police action on them, brutal police force. The Telangana industrial infrastructure is planning to go ahead. Madam, through you, I request the government to immediately explore options to halt the auction process and set a review committee. Thank you, madam. In my constituency, Tirunelveli in Tamil Nadu, majority of people are farmers and depending only on agriculture. The wild boar, that is wild pigs, coming from the forest group by group, staying in the agri fields and destroying crops like banana, paddy and all other crops, and thereby causing huge loss to the farmers. Many times it attacks farmers and causing grievous injuries also. The union government is not giving any compensation. The wild boar is included in Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1972. It is a central act. If the farmers try to prevent the boars, the forest department is registering cases against them. Hence, I request the union government to remove the wild boar from Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1972. Thank you, ma'am. நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. தங்கச்சி மடம் என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தங்கச்சி மடத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ரயில் நிலையம் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வந்தது. அங்கே நல்ல குடி தண்ணீர் வசதி உள்ளது.
30 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. ரயில்வே யார்டு அமைக்க முடியும். இன்னும் 2 தினங்களிலே மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் பாம்பன் பாலத்தை திறப்பதற்கு ராமேஸ்வரம் வருகின்றார்கள். அந்த தங்கச்சிமடம் ரயில் நிலையம் மீண்டும் செயல்படும் என்கின்ற அறிவிப்பை பிரதமர் அவர்கள் அறிவிக்க வேண்டும். அதுபோல பழைய பாம்பன் பாலத்தை, வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாலத்தை அங்கே ரயில்வே அருங்காட்சியகமாக மாற்ற வேண்டும். ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கும் தனுஷ்கோடி உள்ளிட்ட சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் அங்கே வரக்கூடியவர்கள் பார்ப்பதற்கு வசதியாக ரயில்வே அருங்காட்சியகம் அமைக்க வேண்டும். காரைக்குடி வழியாக அறந்தாங்கிக்கு கூடுதல் ரயில்களை இயக்க வேண்டும். அறந்தாங்கியிலிருந்து சென்னைக்கு கூடுதல் ரயில்களை இயக்க வேண்டும். சென்னையிலிருந்து. Thank you, Madam Speaker. I want to bring to the attention of the House to the serious health issue of type 1 diabetes in children. This is a lifelong disease where this child needs average 4 to 5 insulin injections every day to survive. Along with this, they need to check their blood glucose test regularly. This creates a big burden on poor families who cannot afford the high cost of treatment. That's why I request the central government to kindly take the following steps. Provide free insulin along with syringes and test strips to all government hospitals. Remove GST on insulin, test strips, syringes and related logistics. Provide disability certificates to those children so that it can help to improve quality of life of these children. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री सी किरण कुमार रेड्डी जी. Thank you for giving me the opportunity. Madam, thank you for giving me the opportunity, Madam. This is regarding MMTS. My request to the Railway Ministry is, I come from the Bongiri constituency, which is 50 kilometers away. The last government, when the BRS was there, there was an approval for 412 crores for that line from Hyderabad from Gatkeskar to Yadgiri Gutta. But during that period, that government was not very serious in acquiring the land and forest clearance. That was pending, Madam. If this is cleared now, there is a lot of issue in regard to the transport which is very close to Hyderabad. I request the ministry to intervene and do these 412 crores immediately and do the MMTS so that lot of transportation issues will be sorted out. It will increase the employment, it will increase the urbanization and also education. So please, I request on behalf of you to the ministry to take care of this. Thank you very much, Madam. Very good. Mike? Yeah. Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on a very important yet neglected issue, that is mental health awareness. The prevalence of mental health disorder in India has surged, especially after COVID, and it is about 15% of the population are affected by mental health disorder. Individuals with mental health issues face considerable personal distress, hindering their ability to maintain relationship, pursue education, and engage socially. These challenges impact communities and the nation by reducing productivity through absenteeism and diminished work efficiency, ultimately hindering economic growth of the nation. Socially, stigma, discrimination surrounding mental health compromises individuals from seeking help, leading to delay in diagnosis, treatment, and perpetuating their suffering. Now, with this huge mental health burden ultimately affect nation's growth, what the step the government has taken to increase the awareness? Please, ma'am, only 30 seconds. Honorable Prime Minister regularly addresses. Madam, please, continue. Ma'am, thank you for allowing me to speak. Chairman साहब, आपको धन्यवाद देता हूँ. मैं राजस्थान से, मैं झालावाड़ बारा से मैं जीत के आया हूँ. मुझे वहाँ के लोगों ने मुझे मतदान दिया है और मुझे 5 बार मुझे वहाँ से भेजा है. उज्जैन टू झालावाड़ जो ट्रेन लाइन है, ये इसका सर्वे हो चुका है. ये ट्रेन लाइन बनने को है. मैं माननीय मंत्री रेलवे से मैं आग्रह करता हूँ कि इससे यहाँ से उज्जैन जाने का अच्छा जगह मिल जाएगा. और श्योपुर जो मध्य प्रदेश का एक लिंक है, वो 12 आएगा. 12 और श्योपुर का लिंक होगा और उज्जैन और झालावाड़ का लिंक होगा. तो ये आने से हमारे यहाँ के जो किसान वर्ग हैं उनको अच्छे तरह से आना जाने का होगा. और हमारे ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, वहां भी हमें जाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा. थैंक यू मैम. माननीय सदस्य श्रीमती वीणा देवी जी.
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत नई रेल लाइन साहेबगंज के रास्ते मोतीपुर राजा बाजार 98 किलोमीटर अभी तक लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुई है। ये नई रेल लाइन मेरे क्षेत्र का लाइफलाइन है। इसके बन जाने और रेल चालू हो जाने से क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों का बड़ा शहरों से पलायन रुकेगा। महोदय, मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि क्षेत्र की जनता काफ़ी आंदोलित है, इसलिए इस नई लाइन को काम शीघ्र शुरू किया जाए। माननीय सदस्य श्री A.B. अकाईजाम जी। Thank you, madam, for this opportunity. I've been trying to raise this. There is a young boy of 20 years old, Mukesh, has disappeared without any trace since March 16th. Near a place, the last known location is called Jozang Tet, which has become almost like a Bermuda Triangle. There's a case of Lintoy Ngambi and Hamanjit. 2 young people have disappeared during this crisis. We have these cases happening even today under President's rules, and I would like to draw the attention of the House as well as the Home Minister that the protection of life of the people is the paramount duty of our state. So I think I would like to draw the attention of the House to look into this case of Mukesh. That's among many cases that have been happening and just disappeared, and we don't care about what happened. श्री शिवपाल सिंह पटेल जी। मेरा संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश अपने गुणवत्तापूर्ण और पोषक तत्वों विटामिन सी से भरपूर आंवला की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिसको यदि उचित प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले तो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकता है। मैं सरकार का ध्यान आंवला उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आंवला प्रोसेसिंग के लिए कोई उद्योग या फैक्ट्री स्थापित नहीं है, जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी कम दामों में उपज को बेचना पड़ता है। जब सरकार वहां पर आधुनिक प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुविधाओं से युक्त आंवला आधारित एक बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री स्थापित करे तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं प्रतापगढ़ में एक आंवला आधारित फैक्ट्री एवं उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस एवं त्वरित कार्यवाही उठाए। धन्यवाद। Chairman. Thank you, madam. My special. வணக்கம் சேர்மன். இன்னைக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது. ஆண்டுதோறும் விவசாயிகள் தேசிய வங்கிகளில் கடன் வாங்குவது வழக்கம். விவசாயம் தொடர்பாக அந்த கடனை ஆண்டுதோறும் திருப்பி செலுத்த வேண்டும். திருப்பி செலுத்துகின்ற பொழுது வட்டியை மட்டும் செலுத்தி முழு தொகையும் கட்டியதாக மறு புதுப்பிப்பதற்கு செய்வார்கள். அதன்படி ஓராண்டு காலம் அந்த நகைக்கடன் தொடரும். ஆனால் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா புதிய ஆணை வட்டியும் சேர்த்து அசலையும் கட்டினால்தான் புதிதாக கடன் வாங்க முடியும் என்ற ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது. இதனால் விவசாயிகள் முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரத்து செய்து அந்த வட்டியை மட்டும் கட்டி ஒரு ஆண்டுக்கு அனுமதி வழங்க அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. सदस्य प्रदीप रोहित जी। सभापति महोदय, मैं लोक महत्व के मुद्दे के अवसर पर हमारा निर्वाचन मंडली कंस्टिट्यूंसी जो है गंधमार्दन पहाड़ नृसिंहनाथ मंदिर, मैं कल्चरल डिपार्टमेंट का मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बैसाख मेला सबसे बड़ा यात्रा जहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्य के लोगों ने एकत्रित होते हैं लाखों संख्या में, उस यात्रा का महत्व बढ़ाने के लिए केंद्र पर्यटन मंत्री उसके ऊपर सहायता राशि घोषणा करे और उस यात्रा को कैसे अच्छे तरीके से होगा केंद्र उसमें हस्तक्षेप करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भास्कर भागरे जी। सभापती महोदय, सभापती महोदय, आपल्या देशात शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
शेतकरी शेतामध्ये काबाड कष्ट करून आपल्या देशाचीच नव्हे तर जगाच्या अन्नधान्याची गरज भागवतो. चांगलं पीक येण्यासाठी त्याला युरियाची गरज आहे. सध्या देशामध्ये शेतकऱ्यांना लागणारा प्रचंड युरिया हा अनुदानित दरामध्ये दिला जातो आणि त्याचबरोबर औद्योगिक वापरासाठीचा युरिया हा जास्तीच्या भावाने दिला जातो. सध्या बाजारामध्ये युरियाचं शॉर्टेज आहे. लिंकिंग होतं, जास्त भाव देऊन शेतकऱ्यांना युरिया खरेदी करावा लागतो. माझ्या मतदारसंघामध्ये दिंडोरी तालुक्यामध्ये गोदरेज ॲग्रोव्हेट या पशुखाद्य निर्मिती करणाऱ्या खासगी कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांसाठीचा अनुदानित दरावरील 90 मेट्रिक टन युरिया छापामारीमध्ये सापडला. एका बाजूला शेतकऱ्यांना युरिया मिळत नाही, दुसऱ्या बाजूने जास्त भावाने घ्यावा लागतो आणि कारखान्याला अनुदानित दराचा मोठ्या प्रमाणावर युरिया सप्लाय केला जातोय. मग याची लिंकिंग हे नेमकं कुठे होतं हे शोधण्याची गरज आहे. हा कोणत्या भागातून येतो? धन्यवाद सभापति जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 2019 ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ ਔਰ 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 2019 ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जाट जी। Sir, madam, this Moonilava Panchayat is the only SC/ST Panchayat in my parliament constituency, madam. And the connectivity, the road and the bridge, the Kadavupura bridge that connects this Panchayat to the outside world, got heavily damaged during the 2001 floods. And the state government, no, even though the state government got the disaster management fund, has failed to construct that bridge. The local people has to take a detour of 20 kilometers to reach the settlement. So I request the Tribal Affairs Ministry to, grant funds to reconstruct the road and the bridge at the earliest. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री हरिभाई पटेल जी। धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का आह्वान किया है और इसे सार्थक बनाने के लिए भारत सरकार के कृषि विभाग ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित की है। इसे अच्छे परिणाम मिल रहे। महसाणा जिला और उत्तर गुजरात के किसान उद्यमी और साहसी है। गुजरात राज्य मसाला फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे महसाणा लोकसभा क्षेत्र के ऊंझा में एक मसाला पार्क का निर्माण कराया जाए जिससे समस्त मसाला कारोबारियों और सभी किसान भाइयों को पूर्ण लाभ मिल सके। किसानों के व्यापक हित में इस संबंध में उचित निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करें ताकि इस क्षेत्र के किसानों को अपनी आय में वृद्धि कर अधिकतम लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयस पटेल जी। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I would like to draw the attention of the Ministry of Tourism and Culture, urgent renovation of Beluru Shri Channakeshwara Temple and Shavanbergoda Shri Bahubali Gomateshwara Temple in my constituency, Madam. They are the symbol of our rich history, Madam. The Channakeshwara Temple in Beluru showcases the incredible of craftsmanship of our Hoysala dynasty, which is a UNESCO recognized World Heritage Site. And Shavanbergoda Temple is well known for the monolithic statue of Lord Gomateshwara and well known for Mahamastakabhisheka. However, these heritage sites are facing neglect, crumbling walls that threaten their beauty. This is an urgent matter, and I would urge the government through you, Madam, for an immediate action. Thank you, Madam. सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं और समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सदन की गरिमा, मंत्रालय की गरिमा और माननीय मंत्री जी की इंटीग्रिटी का भी सवाल है। माननीय अध्यक्षा जी, मैंने एक सवाल लगाया था कि हमारे मऊ जनपद में कितने घरों में घर घर जल वाला सेवा पहुंच चुकी है।
सवाल का जवाब में आया है 2,64,424 घरों में, और दिशा की बैठक करके आया तो सारे जनप्रतिनिधियों के सामने, जिलाधिकारी के सामने, सारे अधिकारी के सामने जो संबंधित अधिकारी है उसने स्वीकार किया कि अभी तक केवल 40 गांवों में गया है और धनाभाव के कारण वो काम नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग सवाल लगाते हैं और इस तरह का जवाब आएगा, निश्चित रूप से नीचे के अधिकारी से आएगा, और ग्राउंड जीरो पर अगर गलत सूचना है या काम नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने साख के लिए, अपने इंटीग्रिटी के लिए एक टास्क फोर्स लगा के पूर्वांचल में खास तौर से मऊ में जांच कराएं, अगर धन नहीं है तो धन उपलब्ध कराएं, और जिसने भी गलत सूचना सदन को दी है या गुमराह करने का प्रयास किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से यह बात हमारी सरकार तक पहुंचेगी। माननीय सदस्य धैर्यशील मोहित पाटिल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र सातारा जिला में राष्ट्रीय अर्थसहाय्य गुणवत्ता आधारित शिष्यवृत्ति जो गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी है उनको प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। आपके माध्यम से मैं एजुकेशन मिनिस्टर को ये विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति मिलनी चाहिए, वैसे निर्देश आप सरकार को दे दीजिए। माननीय सदस्य श्री कुलदीप इंदौरा जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका ध्यान बहुत ही गंभीर और एक चिंताजनक मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर राजस्थान जो पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ है, मेरे इस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, इसके अलावा युवाओं का भविष्य भी खतरे में नशे के कारण। इसके लिए मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय समिति बने, कठोर कदम उठाए जाए। इसके अलावा भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पर जो तारबंदी के साथ किसान हैं उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, और हमारे यहाँ जो BADP का पैसा, बॉर्डर स्कीम का जो पैसा आता था मैडम, वो भी बंद हो गया, जिसके कारण विकास के काम भी हमारे क्षेत्र के रुक गए। मेरी मांग है कि इन सब बातों का ध्यान दे सरकार। अध्यक्ष महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सरकारी नौकरियों की भर्ती कई वर्षों से रुकी हुई है। प्रशासन द्वारा भर्ती की अधिसूचनाएं जारी की जाती है, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती है, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। युवाओं की उम्र की सीमा समाप्त हो रही है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कई विभागों में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, नगरपालिका, जिला पंचायत, वन एवं PWD के विभिन्न नियमित पदों पर भर्तियां रुकी है। जो भी भर्ती हो रही है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हो रही है। कई विभागों में कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करे कर्मचारियों को 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिला जाता। महोदया, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ स्थानिक प्रशासनिक विभागों में भी LDC ऑपरेटर जैसे पदों पर पर्याप्त संख्या में भर्ती न होने से मौजूद कर्मचारियों को काम का बोझ बढ़ रहा है। महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूँ इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और सभी विभागों में नियमित सरकारी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को तुरंत बंद किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर बोलण्यासाठी उभा आहे। महाराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य म्हणून आपण पाहतो, परंतु अद्यापपर्यंत महाराष्ट्रात एकही केंद्रीय विद्यापीठ नाही। त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जावे लागते। तरी मी आपणास विनंती करतो की महाराष्ट्रात सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून माझा अहिल्यानगर जिल्हा असून या जिल्ह्यात असे कोणतेही केंद्रीय विद्यापीठ नाही। त्यामुळे मी आपणास विनंती करतो की येथे एक केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी। याचा फायदा महाराष्ट्रासह गोवा, पणजी या राज्यांना सुद्धा होईल। अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबरीने माझ्या अहिल्यानगर लोकसभा
मतदारसंघामध्ये कृषी प्रधान मतदारसंघ आहे. यामध्ये राहुरी, नगर, पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदा या भागामध्ये शेतकरी फार्मसी प्रोड्युसर कंपन्या आहेत. या भागात जर लॉजिस्टिक पार्क झाले तर याचा फायदा पूर्ण. माननीय सदस्य श्रीमती मंजू शर्मा जी. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ. मैं स्मार्ट सिटी योजना के बारे में बात करना चाहती हूँ. ये पूछना चाहती हूँ कि ये योजना अभी कार्य कर रही है. मेरा संसदीय क्षेत्र जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी एवं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी चयनित है. जयपुर शहर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहाँ कई स्मारक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं, जिन्हें देखने लाखों पर्यटक देश विदेशों से आते हैं. मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि यहाँ पर कई कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे कि शहर का सौंदर्यीकरण खराब हो रहा है तथा यहाँ आने वाले पर्यटकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध है, स्मार्ट सिटी की योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने का श्रम करावें. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा धनोरकर जी. अध्यक्ष महोदया, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाद्वारे आयोजित EPS 95 योजनेअंतर्गत आपल्याला माहित असेल की 1000 रुपये ते 4000 रुपये असं अल्पसा मानधन या सगळ्या पेन्शनधारकांना मिळत आहे. आणि निवृत्ती कर्मचारी नोकरीत असताना EPFO कडे मासिक पगारातून त्यांनी 1995 ला 415, 2001 पासून 551 आणि 2014 पासून 1250 असं अंशदान जमा केलेलं आहे. आणि जवळपास जीवनातील 35 ते 40 वर्ष त्यांनी आपल्या या सेवेत घालवले. देशाच्या उभारणीत आपलं अख्खं आयुष्य त्यांनी खर्च केलं. आणि आपल्याला माहित आहे की वृद्धापकाळात अल्पसं असं मानधन त्यांना मिळतं. त्यांचा रोजचा जो दैनंदिन खर्च आहे तो यामध्ये भागत नाही. EPS 95 योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी 5 ते 15 लाखापर्यंत केंद्र सरकारकडे जे मानधन जमा केलं आहे, साधारणतः 8 कोटी रुपये ते जमा आहे. आणि असे साधारणतः निवृत्ती कर्मचारी हे 80 लाखाच्या जवळपास आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की कोश्यारी समितीच्या अहवालानुसार या सर्व कर्मचाऱ्याचं मानधन हे 9000 रुपये आपण करावं आणि आरोग्य सेवा सुद्धा त्यांना देण्यात यावी. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री मोहिबुल्ला जी. मोहतरमा, शुक्रिया स्पीकर साहिबा. मैं आपकी तवज्जो रामपुर जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं कि रामपुर पहली रियासत है जिसने सबसे पहले साइन किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के लिए. लेकिन मैम, वहां की तरक्की के लिए अब जरूरी है कोई तरक्की की, वहां पर कोई ऐसी विकास का कोई काम नहीं हुआ है. एक्सप्रेस वे अगर आगरे वाला जोड़ दिया जाए उत्तराखंड के लिए तो उससे ज्यादा नियरेस्ट कोई और रास्ता नहीं है. तो उससे अगर रामपुर को होकर निकलेगा वो, तो लोग उसका शहर का विकास भी होगा और वहां कुछ हुआ भी नहीं आजादी के बाद से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी. बहुत शुक्रिया. माननीय सदस्य डॉक्टर महेश कश्यप जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं छत्तीसगढ़ का बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, जो केरल राज्य से बड़ा बस्तर जल जंगल जमीन से बड़ा क्षेत्र है. लेकिन बस्तर के लिए इंद्रावती नदी एक जीवनदायिनी प्राणदायिनी नदी रही है. लेकिन उड़ीसा राज्य से कलांडी से वो नदी बहती थी, लेकिन जोहरा नाला के डाइवर्ट होने के कारण, जल संकट के कारण जगदलपुर शहर में जल संकट बना हुआ है और हजारों एकड़ में मक्के का फसल अभी सूखने जा रहा है. तो मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जो समझौता हुआ है जोहरा नाला और इंद्रावती में जो 50% पानी आने का, वो अभी नहीं आ रहा है. उसको तत्काल उसका समाधान करें. ऐसे भी भगवान जगन्नाथ का कृपा बस्तर को हर समय रहा है, क्योंकि हमारे बस्तर रियासत के महाराजा कमलचंद बनदेव जी को भगवान जगन्नाथ प्रभु के द्वारा रथाधिपति का उपाधि मिला है. तो फिर से उनका कृपा चाहिए और माननीय जल शक्ति मंत्री से निवेदन है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराएं. बढ़िया, बहुत बढ़िया. स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं. कोई व्यक्ति यदि अपने मां, अपने पिता, अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर यदि वो नौकरी करता है,
तो वो किसी शौक से नहीं करता, वो मजबूरी से करता है। और कोई भी कारखाने या उद्योग या व्यापारिक घराने यदि किसी कर्मचारी को अपने यहां पर नियुक्ति करते हैं तो उसको एहसान नहीं करते हैं, उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। तो योग्यता के आधार पर नौकरी पाने वाले महाराष्ट्र में पूर्वांचली हिंदी भाषियों पर लगातार एमएनएस के जो गुंडों के द्वारा मारपीट की जा रही है। मैं इस विषय को आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से महाराष्ट्र के अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी पूर्वांचली हिंदी भाषियों को आप संरक्षण देने का काम करें, क्योंकि जिनकी राजनीतिक अस्तित्व जिनका खोता जा रहा है एमएनएस मनसे के लोगों का, अब वो अपने कोई भी राजनीतिक अस्मिता को पाने के लिए ओछी हरकत करने का काम कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जायसवाल जी, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संधि स्थल सुगौली के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 150 वर्ष से ज्यादा हो गए भारत और नेपाल के संधि के, और दोनों देशों के बीच न केवल बहुत अच्छे रिश्ते हैं बल्कि हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है। आज भी सुगौली जो संधि स्थल था जहां भारत और नेपाल की संधि हुई थी, वहां बेतिया महाराज ने तो एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के कला संस्कृति मंत्रालय अथवा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सुगौली संधि स्थल पर कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सुगौली में भारत नेपाल संधि स्थल जहां पे संधि हुआ था, वहां एक बड़ा स्मारक बनाने का भारत कार्य करे, भारत सरकार, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें और मजबूती आ सके। माननीय सदस्य श्री एस जमीर जी। Thank you. Madam, I wanted to bring to this House about the food and the public distributions problem. Because of the network problems and then the Aadhaar card, fingerprint is not reading. And for that matter, even in Nagaland state, in the ration card, we have 32,000 ration card holders' name has been deleted. Now the problem is because of that. The ministry directive is the manual distribution is restricted. Electronic wind scale, the integrated e-post is embossed compulsory. And Madam, the Nagaland state, 2022-23, construction of Kotam 15 number code, but because of the land problem, it was delayed. So I'd like to request through your table that if that can be considered. Thank you. Shri Rahul Singh Lodhi ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो सोनार नदी है, जिसका उद्गम स्थल देवरी विधानसभा में आता है, और सोनार नदी से बरांज नदी और बरांज नदी से मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहने वाली मां नर्मदा नदी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। यदि नर्मदा जी का जल बरांज के माध्यम से सोनार नदी में यदि आ जाता है तो सोनार से सीधे रहली, गड़ाकोटा और गड़ाकोटा से पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ होते हुए ब्यारमा नदी में जाके जुड़ जाएगा। और यदि नर्मदा जी का जल हमारे क्षेत्र में आता है तो संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाएं देवरी, रहली, पथरिया, हटा सभी जगह जल की आपूर्ति हो जाएगी, जिससे खेती सुचारू रूप से होने लगेगी और पानी की भी आपूर्ति हो जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदया, मैं आपका और पूरे सदन का, सरकार का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण महापुरुष की जयंती की तरफ दिलाना चाहता हूं। भारतीय इतिहास में सबसे महान शासक अशोक महान, उनके साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनकी जयंती और अशोक की लाट, हम लोगों की पहचान है अशोक की लाट। 5 अप्रैल को पूरे देश में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जाती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार सरकारी स्तर पे महान अशोक की जयंती मनाए
और एक दिन की छुट्टी घोषित करें, अवकाश घोषित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार हम सिफारिश की तो तुमको दे दिए हमको। நன்றி அவைத்தலைவர் அவர்களே. தமிழ்நாடு மீனவர்கள் ஒரே வாழ்வாதாரமாய் உள்ள மீன்பிடி தொழிலை காப்பது மூலம் மட்டுமே அவர்களை காக்க முடியும் என்று நாம் நன்கு அறிவோம். அதன் அடிப்படையில் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க அனைத்து தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகள் ஒருமித்த ஆதரவுடன் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கச்சத்தீவை மீட்பது ஒன்றே மீனவர்களை காக்கும் ஒரே வழி என்று ஒருமித்த குரல் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தந்துள்ளார். அவருக்கு இந்த நேரத்தில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிரதமர் அவர்கள் மோடி அவர்கள் எதிர்வரும் நாட்களில் இலங்கைக்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்கள். இலங்கையுடன் போடப்பட்ட 1973 ஆண்டு கச்சத்தீவு ஒப்பந்தத்தின்படி அவர்கள் நடந்து கொள்ளவில்லை. எனவே அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்து கச்சத்தீவை மீட்டு தரும் நடவடிக்கையில் உறுதியோடு செயல்பட்டு தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் நலனுக்காக இறுதி தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்று மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக ஒன்றிய அரசை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Madam, thank you for the opportunity, Madam. Madam, I'm here to bring the attention of this House to SMEs, Madam, small and medium enterprises. And large businesses are also measured by the same yardstick, Madam. The RBI had come up with something called the SMA. So 30-day late payments, 60-day late payments, and 90-day late payments are measured in the same scale as in large industries. So I request this government to come up with some measures to ease the pain of the small and medium enterprises, Madam. Thank you for the opportunity, Madam. Thank you. Shri Jitendra Dohre. धन्यवाद सभापति महोदय। जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे लोकसभा क्षेत्र में चकन्नगर ब्लॉक के एरिया में 5 नदियों का संगम है, तो उसको पचनदा कहते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पर बांध बनवाना बहुत जरूरी है। कई सालों से लोग मांग भी कर रहे हैं, जहां पर कई बार सर्वे भी हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी, तो और कई करोड़ रुपया भी खर्च हुआ है केवल सर्वे में। तो वहां की जनता को अगर बांध आप बनवाने का कष्ट करेंगे तो वहां के हजारों किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पर औरैया, इटावा, भिंड कई जिलों के लोगों को, किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र नारायण पानी जी लेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पवित्र मोहन प्रधान के नाम से स्मारक डाक टिकट प्रचलन करने के लिए भारत सरकार से निवेदन करता हूं। श्री स्वर्गीय पवित्र मोहन प्रधान कई साल जेल में भी रहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और फिर राज्य सरकार में भी कई बार मंत्री रहे, और 1977 में इस महान लोकसभा का सदस्य भी रहे। उड़ीसा के प्रख्यात लेखक और कवि रहे। मेरा भारत सरकार से निवेदन है, स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, राज्य सरकार के मंत्री, लोकसभा के सदस्य स्वर्गीय पवित्र मोहन प्रधान के नाम से स्मारक डाक टिकट प्रचलन किया जाए। धन्यवाद। श्री अब्दुल ताहिर खान जी। जय जगन्नाथ। ধন্যবাদ ম্যাডাম। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারের আমাদের আলিগড় ইউনিভার্সিটি ভারতবর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মাইনরিটিদের মুসলিম যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড় ইউনিভার্সিটি। সেই ইউনিভার্সিটি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, এবং সেখানে এই সরকারের পক্ষ থেকে যাই বলা হোক না কেন তাদের দিকে কোনো নজর নেই। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদে একটা সেকেন্ড ক্যাম্পাস আলিগড় ইউনিভার্সিটির তৈরি হয়েছে। সেই ক্যাম্পাসটা আজকে সাংঘাতিক 10 বছর হয়ে গেল, সেখানে কোনো ব্যবস্থাপনা নেই।
এবং এই সেকেন্ড श्री आनंद ক্যাম্পাসটা भदौरिया जी সাংঘাতিকভাবে आनंद অর্থনৈতিকভাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के जनपद सीतापुर लखीमपुर में आशा वर्कर के चयन में घोर अनियमितता तथा घनघोर भ्रष्टाचार किया गया है। मैं मेरिट की अनदेखी की गई है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है उपरोक्त चयन को निरस्त करके पुनः पारदर्शी निष्पक्ष चयन किया जाए और आशा जो वर्कर हैं उनका मानदेय बढ़ा करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री सुरेश कश्यप जी धन्यवाद सभापति महोदय। हिमाचल प्रदेश वीर भूमि के साथ साथ देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ जो हिमाचल प्रदेश से थे उनको मिला और पिछला जब कारगिल का युद्ध हुआ उसमें भी 4 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को मिले। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला सिरमौर पोंटा साहिब में एक सैनिक रेस्ट हाउस बना जिसमें कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के मदद से उस राशि से 2010 में उसका निर्माण किया गया, लेकिन 1 सितंबर 2024 को प्रदेश की सरकार ने उसको बंद कर दिया बिना किसी नोटिस के, जिसके कारण जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या वीर नारियां हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसमें इंटरवीन करें और सैनिकों के लिए जो रेस्ट हाउस बना है उसकी सुविधा सैनिकों को दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता सिंहदेव जी। Thank you, madam. The issue which I'm raising concerns the environmental and health hazards caused by improper disposal of phosphogypsum waste by Paradeep Phosphates Limited, PPL, in Jagat Singhpur district of Odisha. A large accumulation of this toxic industrial byproduct near Chanakana village has resulted in acidic water leaching into nearby agricultural fields, severely impacting soil quality, crop yield and local biodiversity. Farmers in the region are facing significant losses and contamination poses serious health risks to the local population. Despite PPL's stated commitments to waste management and recycling, the current situation highlights serious lapses in implementation, madam. I urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to conduct an immediate investigation and take stringent and exemplary measures to ensure proper disposal and management of industrial waste. Thank you. असीत कुमार मल जी। Thank you, madam. I would like to mention a very essential matter that Burdwan Malda local passenger train Eastern Zone used to run regularly. The train would start from Burdwan at 6:30 a.m. and would reach Malda at 1 p.m. via Bolpur, Rampurat, Pakur, Farakka. The train again started from Malda after 1 p.m. and reached Burdwan following the same route. But during COVID-19, the train was stopped. As a result, thousands of daily passengers fell into the great problem. At present, as there is no COVID situation, there is no reason for keeping the train stopped. Thousands of daily passengers have been suffering a lot for a long time. I therefore fervently request the Honourable Railway Minister to run the train as soon as possible for the interest of the thousands of daily passengers. Thank you, madam. धन्यवाद मॅडम, आपण बोलण्याची संधी दिली. आपल्या माध्यमातून मी सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील लाभार्थ्यांकरता घरकुलची योजना आपण राबवतो. परंतु मी आपल्या निदर्शनामध्ये आणू इच्छितो की शहरामध्ये जे घरकुल लाभार्थी आहेत त्यांना आपण 2.5 लाख रुपये घर बांधण्याकरता देतो आणि त्याच पद्धतीने जे ग्रामीण भागातले लाभार्थी आहेत त्यांना आपण फक्त 1,20,000 रुपये हे घरकुल बांधण्याकरता आपण देतो. हा एक अतिशय मोठा अन्याय ग्रामीण भागातल्या सर्व लोकांवर आहे अध्यक्ष महोदय. आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांना रेती असेल, विटा असेल, लोहा असेल, हे सर्व
घरकुल करता लागणाऱ्या साहित्याकरता शहरामध्ये जावं लागतं, ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च वाढतो. त्यामुळे माझी मागणी राहील की ज्या पद्धतीनं शहरी भागातल्या लोकांना आपण 2.5 लाख रुपये घराकरता देतो, त्याच पद्धतीनं ग्रामीण भागातल्या घरकुल लाभार्थ्याला सुद्धा 2.5 लाख रुपये देण्यात यावे, ही नम्र विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतो. धन्यवाद. अब्दुल रशीद शेख जी. शुक्रिया मैम. रिक्वेस्ट इतनी है कि प्लीज मेरी बात मत काटिए. हम्बल सबमिशन है मेरी. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर जा रहे हैं रेलवे का कटरा बारामूला रेल लिंक का इनाग्रेशन करने के लिए. अच्छी बात है. मुझे सिर्फ उनसे इतनी गुजारिश करनी है, सिंस आई एम इन जेल, जो मेरे लोग हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 18 असेंबली सेगमेंट्स पे है, फॉर गॉड सेक मैं जेल में हूं, मेरे लोगों का ख्याल रखा जाए. दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स. स्टेट गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेसी से, जम्मू से लेके कश्मीर तक और दिल्ली तक ब्यूरोक्रेसी से रिक्वेस्ट करें कि मेरे लोगों का ख्याल रखें. और इतनी गुजारिश करूंगा, जब अभी पीएम साहब गए थे पीछे, तो उन्हें कहा गया था हमारे सीएम साहब ने कि आसमान बिल्कुल साफ है. मैं यही कहूंगा, आसमान में गहरे बादल हैं, मेहरबानी करके उसका भी प्रबंध कीजिए. हमारी बात सुनिए, कश्मीर के लोगों की बात सुनिए. जो आप वहां जा रहे हैं, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी. और खास तौर से जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा, बस 10 सेकंड, कि हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो जेल में है. प्लीज फॉर गॉड सेक रेस्पेक्ट द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ माई पीपल. थैंक यू. श्री अजय भट्ट. सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बोलने का अवसर दिया है. माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता पाने हेतु पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एकमात्र हॉस्पिटल है देहरादून में. मान्यवर बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये ऐसी जगह है, चंपावत, जहां से वहां जाने में कम से कम 17-18 घंटे लगते हैं. और विदेशी जो हमारी सीमाएं हैं उससे लगे गांव हैं कुट्टी, नाभी, रोकंग, गुंजी, नपचल्लू, गरव्यांग, बूंदी, कौलीजोंग यानी कि आदि कैलाश. यहां से आने पर भी 17 से 18 घंटे लगते हैं. मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, मैं सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि एक और हॉस्पिटल कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी या रुद्रपुर में खोल दिया जाए. जांच कराने के बाद काफी हॉस्पिटल्स वहां पर हैं. कौन होगा इसके बारे में मुझे नहीं कहना है, लेकिन जिसे सरकार उचित समझे उसको खोल दिया जाए. थैंक यू. श्री लालजी वर्मा. महोदया, जिला अम्बेडकर नगर जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां 2011 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बना और करीब 13 साल हो जाने के बाद भी आज उसमें एमएस और एमडी की कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है. हमारी ये मांग है कि वहां पर एनएमसी के जो क्राइटेरिया है उसमें शिथिलता देकर, नॉर्म्स में शिथिलता देकर एमडी और एमएस की कक्षाओं की मान्यता दी जाए. साथ ही साथ लगातार घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित करने का काम किया जाए. आपके माध्यम से मेरी ये मांग है. This is a very important issue related to my state, ma'am. It is related to seafood sector of Andhra Pradesh. 11% of our state GDP, which is related to Andhra Pradesh, is related to seafood sector, ma'am, seafood exports. 8 lakh farmers directly or indirectly gets benefited with this seafood exports, ma'am. $3.5 billion of exports every year happens from Andhra Pradesh in seafoods, ma'am. Ma'am, last night when we are burning midnight oil, there was tariffs that have been imposed upon India. There's 26% of tariff that is imposed on India, whereas the competing country, which is Ecuador, which was which competes with us in the seafood sector, is only levied 10%, ma'am. So the conclusion is, ma'am, I know we have so much confidence on the Prime Minister that he'll be able to help this sector, ma'am. But I request the Commerce Minister to look at this very seriously, because this is a very important sector for Andhra Pradesh, and there are 8 lakh farmers that are involved in this, ma'am. So and there's a GDP is also economy is also very much intertwined with this, ma'am. So I request the Commerce Minister to look at it in a positive way. Soumitra Khan ji.
থ্যাংক ইউ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি বিষ্ণুপুর লোকসভার দ্বারকেশ্বর গন্ধেশ্বরী রিজার্ভার প্রজেক্টের নিয়ে কথা বলছি, যা 2015 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। গন্ধেশ্বরী দামোদর দ্বারকেশ্বরের প্রজেক্টটা হলে ওন্দা বিধানসভা সমেত পাত্রসাহের পর্যন্ত মানুষ জল পাবেন এবং গোটা বাঁকুড়া জেলার 40 লক্ষ মানুষ এই বিষয়ে উপকৃত হবে। তাই আমার অনুরোধ, ওন্দা বিধানসভার প্রতাপপুরে দ্বারকেশ্বর এবং গন্ধেশ্বরে যে ড্যাম তৈরি করে মানুষের জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা হোক মানুষের কাছে, এবং মানুষ অনেক উপকৃত হবে, চাষিরা উপকৃত হবে। এই আবেদনটা আপনার কাছে রাখলাম। ধন্যবাদ। धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में गणपति महोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी का सितंबर में आगमन होगा और करोड़ों घरों में गणेश जी आएंगे, लेकिन पीओपी के गणेश मूर्ति पे जो बैन लगा हुआ है, निर्बंध लगा है, उसके कारण गणेश महोत्सव अच्छे से शायद मनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं लाखों लोग मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियां चाहते हैं, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि दे शुड इंटरवीन कि पीओपी की जहां जहां मूर्ति बनाई सके, जहां जहां व्यवस्था निर्माण हो सके कि ये पीओपी की मूर्तियों को विसर्जन हो, वहां वहां पीओपी की मूर्तियों का अलाउंस दिया जाए, जो कि हम सब मिला के गणेश जन्म अच्छे से मनाया सके। थैंक यू। नहीं जी, महाराष्ट्रातील एका विशेष विषयाकडे मी आपलं सर्व सभागृहांचं लक्ष इच्छितो। महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गुळाचे साखर कारखाने आहेत, गुळ पावडरचे साखर कारखाने आहेत। कारखान्याला ऊस गाळपासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाहीये। गुळाच्या फॅक्टरीला राज्य सरकारकडून घ्यायची गरज नाही, पोल्युशन नियंत्रण मंडळाकडून घ्यायची गरज नाही, किंवा FRP कायदा जो केंद्र सरकारचा आहे तो पण लागू नाहीये। त्यामुळे सुरुवातीच्या काळामध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी गुळाचे कारखाने 100 टनापर्यंत द्यायचं काम राज्य सरकारने केलं, त्यांना कुठेही परवानगी नसावी। पण याच्या बाबतीमध्ये त्याच नावाखाली केंद्राच्या कुठल्याही कायद्याचं रिस्ट्रिक्शन नसताना 5-5 हजार टन 2-2 हजार टनाचे कारखाने तिथं उभा राहत आहेत। त्याच्यामुळे साखर कारखान्याला ऊस मिळत नाहीये आणि शेतकऱ्यांना FRP प्रमाणे दर मिळत नाही। त्याच्यामुळे माझी राज्य सरकारच्या म्हणजे आपल्या सरकारमधून राज्य सरकारला एक विनंती केली पाहिजे की एक्साईज बुडतंय, गुळाची पावडर आपल्याला निर्मिती करून त्यांना FRP देत नाही, शेतकऱ्याला पैसे मिळवून देण्यासाठी आदरणीय मंत्री महोदयांनी लक्ष घालावं। खूप खूप धन्यवाद। मालविका देवी जी। मालविका। Namaskar ma'am, thank you for giving me an opportunity to speak today. This is a very important issue of my district of Kalahandi. I have 2 districts, Kalahandi and Nuapara in my constituency. Ma'am, Khariyar and Nuapara have Kendriya Vidyalayas. They have buildings which have been started for classes 11th and 12th. Through you, I would like to request the Honorable Minister of Education to please start these classes as soon as possible so that the kids who have already applied can start their education and it doesn't get hampered. Thank you, ma'am. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। मेरे लोकसभा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हायाघाट विधानसभा में अशोक पेपर मिल करके एक पेपर मिल इंडस्ट्री थी। ये कई वर्षों से अशोक पेपर मिल बंद है और इसके पास लगभग 400 एकड़ जमीन है। उच्चतम न्यायालय ने 1995 में निर्णय दिया था कि अशोक पेपर मिल को वापस रिवाइव किया जाए, पर उसके बावजूद अभी तक अशोक पेपर मिल को रिवाइव नहीं किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि या तो किसी विशेष आर्थिक पैकेज के तहत अशोक पेपर मिल को रिवाइव किया जाए, या तो फिर उसकी जमीन पर इंडस्ट्री लगाकर रोजगार के प्रावधान युवाओं के लिए सुनिश्चित किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजय देसाई जी। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील यवतमाळ शहरासाठी 2017 रोजी तब्बल 302 कोटी रुपये खर्चाच्या अमृत योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती। ही योजना 3 वर्षात पूर्ण व्हायला होती, पण आज 9 वर्ष उलटले तरी अजूनही काम पूर्ण झाले नाही। या योजनेचे उद्दिष्ट नागरिकांना नियमित पाणी पुरवठा करणे होता,
पण आजही नागरिकांच्या अपूर्ण योजनेमुळे 15 दिवस आड शहरात पाणी पुरवठा केला जात आहे. या योजनेत 302 कोटी रुपये खर्च झाले, पण पाणी काही आले नाही. अध्यक्ष महोदय, दारवा शहरासाठी 34.34 कोटी रुपये खर्चाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेत 2016 साली मंजुरी मिळाली, पण आज 2025 मध्येही काम पूर्ण झाले नाही. माझ्या सहकार्यांनी कितीतरी वेळा आंदोलन उपोषण केली, पण आज 9 वर्ष पूर्ण झाली तरी परिस्थिती जैसे थे. दिग्रस शहरासाठी देखील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत 43 कोटी मंजूर झाले होते, पण 4 वर्ष उलटून गेले तरी योजना पूर्ण झाली नाही. परिणाम दिग्रस शहरासाठी आजही 15 दिवसात एकदा पाणी येते. सरकार मोठ्या घोषणा करते आहे, परंतु कोट्यावधी योजना मंजूर होतात, परंतु ते पूर्ण होत नाही. याचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. निधी मंजूर होऊन देखील काम रखडत राहतात. ही बाब पूर्ण गंभीर आहे. यवतमाळ दारवा दिग्रसच्या पाणी पुरवठा योजनेची निधी कुठे खर्च झाला, काम का रखडले याबाबत तपास करण्यात यावा आणि दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे व संबंधित ठेकेदारांना चौकशी करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे आणि ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावे. थँक्यू अध्यक्ष महोदय. श्री देवेश शाक्य जी. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे क्षेत्र एटा कासगंज में हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ती है और लोक निर्माण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जनपद कासगंज में 19 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें सबसे ज्यादा घटनाएं कासगंज के गोरा बाईपास पर, जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ होने के कारण ये घटनाएं होती हैं. मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मार्ग को सही और सीधा करने का कष्ट किया जाए, जिससे यहाँ पर हो रही घटनाओं में कमी आए और लोगों की जान बचाई जा सके. और राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम के तहत इस मार्ग पर सड़क सुरक्षा हेतु मोड़ों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान रखा जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. राज्य धन्यवाद सभापति महोदया. विगत 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में रीवा में हाईवे, रेलवे और हवाई मार्गों का तेजी से विस्तार हुआ है. रीवा नगर में 2 फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ है. रीवा शहर के ढेका तिराहे में यातायात का काफी दबाव है. अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि पुराने बस स्टैंड से ढेका तिराहे तक एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए. धन्यवाद. Speaker Madam, in my constituency Kolar, a company by name Tata Electronics, an iPhone assembly unit, has recruited around 25,000 laborers on contract basis batch-wise for 3 years. After completion of 3 years, the company authorities are terminating such laborers and recruiting fresh laborers batch-wise. Only selected few are regularized. These terminated laborers are deprived of jobs in local industries and are also not being recruited in the parent companies. Is this as per labor policy of Government of India, and whether the said company is following the labor norms laid out by the law? I humbly request the ministry to personally look into the same and find an amicable solution or policy to resolve the future of the youth force of the entire nation. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं अपने फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र गंगा और जमुना के बीच में है. एक तरफ गंगा एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है. दोनों के बीच में 2 लेन की सड़क है. मानवर अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाए, जिसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, इससे आवागमन की सुविधा होगी और ये बहुत राजस्व देने वाला मार्ग है. आपके माध्यम से सरकार से यही चाहता हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ दिया जाए. धन्यवाद. श्री प्रवीण पटेल जी. सभापति महोदया, आपके माध्यम से
मैं आपका ध्यान मऊ आइमा कताई मिल की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र के सोराव में मऊ आइमा कताई मिल स्थित है, जो कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। करीब 200 एकड़ जमीन ऐसे खाली पड़ी हुई है, मशीनें रखी हुई हैं। इतना सरकार का पैसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसका लाभ क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि मऊ आइमा कताई मिल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे वहां से लोगों को रोजगार का भी सृजन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी के पडवी जी। थँक यू चेअरमॅन मॅडम। जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात अर्थात उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड केली जाते। 7 लाख हेक्टरपेक्षा लागवड केली जाते उत्तर महाराष्ट्रात। 2014 मध्ये लोकसभेची निवडणुकीच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कापसावरचे संशोधन आणि कापसावर आधारित उद्योगांसाठी विशेष कार्यक्रमांची घोषणा केली होती। मात्र 11 वर्ष होऊन उलटूनही यासाठी कुठलीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही। दोंडाईचे इथे झालेले सभेत पंतप्रधान मोदींनी कॉटन हबच्या संदर्भात आश्वासन दिले होते, पण अजून ते पूर्ण झाले नाही। माझी मागणी या सरकारला आहे की उत्तर महाराष्ट्राला कापूस आधारित उद्योग आणि कापूस आधारित केंद्र त्वरित उभारण्यात यावं। धन्यवाद। श्री ब्रिजेश चोटा जी। Thank you, madam. I raise the issue faced by veteran Fauji's about availing disability pension once out of service, ma'am. Madam, a soldier is never out of duty, but circumstances lead him to retire from duty, especially in case of injuries. When such cases happen, ma'am, we should stand with the family collectively to avail the disability pension. Numerous veterans have cited cases of overly complex administrative process, ma'am. Once the documents are submitted, the reports are submitted, his application is stalled by repeated requests for additional documents and assessment process, ma'am. I urge the ministry, because a lot of court cases and litigations and court appearances are happening, the ex-servicemen should not be going through this. So I urge the ministry to set up a single window system so that enhanced accountability will happen and standardized process will be ensured so that the veterans do not go through these problems to avail disability pension, ma'am. Thank you. Thank you. श्री आगारुल्ला मेहदी जी। थैंक यू मैडम चेयरपर्सन। मैं आपके जरिए कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ जो एक जुल्म हो रहा है तवज्जो दिलाना चाहता हूं गवर्नमेंट का। वेरिफिकेशंस के नाम पे जो वेरिफिकेशन रिजीम है, जो लोगों को सताया जा रहा है, अगर कोई शख्स किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में कहीं पाया गया, उसकी सजा सारे रिलेटिव्स को दी जाती है। जॉब की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, हत्ता के कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस की वेरिफिकेशन बंद की जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ के अगेंस्ट है। किसी एक के क्राइम को के बदले पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को सजा देना। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में डायरेक्शन दी है। मैं चाहता हूं कम से कम आप भी चेयर के जरिए, क्योंकि मैंने होम मिनिस्ट्री के साथ ये पॉइंट रेज किया था, अभी तक जवाब नहीं मिला, आप डायरेक्शन दे कि लॉ को कम से कम उसका लिहाज रखा जाए, एक की सजा दूसरे को ना दी जाए। दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस। थैंक यू मैडम। श्री उमेश पाटिल जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान डीएनएच और दमन दीव यूटी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ लंबित जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन पर विभिन्न अपराधों जिसमें भ्रष्टाचार के कृत्य भी शामिल होने का आरोप है। पिछले कुछ वर्षों में यूटी प्रशासन ने सरकारी खजाने के पैसे की बर्बादी, अधिक खर्च, अवैध निकासन और लोगों को उत्पीड़न जैसे मुद्दों संबंधित कई आरोप लगे हैं, जिसमें हमारे डीएनएच के वरिष्ठ नेता एवं इस सदन के सीनियर मोस्ट सांसद जी की आत्महत्या में उनको आत्महत्या के लिए विवश करने का अपराध भी है। तो दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच चल रही होने की जानकारी मिल रही है। भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के आरोप के कारण यूटी प्रशासन के पदाधिकारियों, जिसमें खुद प्रशासक महोदय और कई मामलों में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी शामिल है, उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई है। इसके परिणाम स्वरूप इन अधिकारियों से संबंधित कई मामलों में जांच चल रही है। इनमें से कई अधिकारी हमारे प्रशासन के अधीन महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत है। प्रशासन में उनकी निरंतर उपस्थिति जांच में अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावनाओं को बढ़ाती है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि
तो चाहता हूं कि वो दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच के संबंधित प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और पक्षपात रहित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मैं इस प्रकार से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो वर्तमान में जांच के अधीन धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले अपने पश्चिम बंगाल के अंतर्गत उत्तर बंगाल के चाय बागान की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 34 साल के वामफ्रंट के शासनकाल तथा 15 साल के टीएमसी के शासनकाल में एक के बाद एक चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और वहां काम करने वाले आदिवासी और गोरखाओं की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। चाय बागान बंद होने के कारण श्रमिक वहां से पलायन कर रहे हैं और श्रमिकों को मूलभूत सुविधाओं से जैसे पीने के पानी, राशन, आवास, इन सभी चीजों से वंचित किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए और चाय बागान का जो समस्या है बंद हो रहे हैं और वहां की जो समस्या है वह उसको ठीक ढंग से जांच करके उसका समाधान करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मैडम। धन्यवाद। श्री नारायण दास अहिरवार जी। माइक। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र जालौन भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में खनिज की खदानें हैं। इस क्षेत्र में खनन माफियाओं ने बेहताश अवैध रूप से बालू का खनन कार्य पोकलैंड मशीनों द्वारा करा रहे हैं, जिससे नदियों की जलधारा सिकुड़ रही है और उनका प्रवाह बाधित हो रहा है। निरंतर खनन से आसपास के हैंडपंप और कुओं का जल स्तर गिर रहा है, जिससे गर्मियों में ग्रामीणों को पानी के लिए किल्लत हो रही तथा स्वीकृत पट्टा कहीं होता है और कहीं खनन कार्य होता है। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, गरौटा, भोगनीपुर के बुंदेलखंड में नदी तल का खनन कार्य पहले मजदूरों के द्वारा कराया जाता था, जिससे उन्हें रोजगार मिलता था, लेकिन अब पोकलैंड मशीनों द्वारा खनन कार्य कराने से स्थानीय मजदूर बेरोजगार हो गए। कुछ पट्टाधारक ऐसे भी हैं जिनका खनन पट्टा कहीं और स्वीकृत होता है, लेकिन वे खनन कार्य किसी अन्य स्थान के साथ साथ नदी तल के अंदर पानी में घुसकर लिफ्टर मशीनों द्वारा अवैध खनन कार्य करा रहे। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हो रहे अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच कराकर खनन माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे राजस्व की हानि न हो तथा खनन कार्य मजदूरों से कराया जाए, जिससे मजदूरों को। बीके श्रीकंडन। Respected Madam, the drugs menace is creating a dangerous social problem in Kerala. Kerala is now flooded with drugs and it is available in every nook and corner of the state. It is reported that drugs worth of over rupees 25,000 crore reaching Kerala from other states including Gujarat and abroad. The drugs addiction, especially among the youth segment, the crime has increased in the state substantially. If we are not taking any strongest step, the future of youth generation of Kerala is at peril because of use of drugs. Therefore, I urge upon the government to make strict vigil by all agencies involved to deal with the drugs and narcotics to save the youth and future generation of Kerala. Thank you, ma'am. Thank you. संतोष पांडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा के कवर्धा के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, डाक का प्रचार प्रसार बहुत दूर तक हुआ है, हमारे जंगलों में भी डाक की व्यवस्था हुई है, किंतु महोदय 137 साल से कवर्धा में डाकघर है। अष्टभोज अम्भोज में उसका उल्लेख है, किंतु अभी भी वहां एक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कवर्धा जिसके अंतर्गत 98 डाक है, वहां डाकघर के और सुंदर भव्य दिव्य डाकघर बनना चाहिए। ये वहां के लोगों की मांग है। आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से भिलाई से हमारा राजनांदगांव अलग संभाग बना, इसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को, किंतु कवर्धा जिला में डाकघर की व्यवस्था हो, यह आपसे निवेदन है, जिला का केंद्र है। थैंक यू। आशीष दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया, समय देने के लिए। मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसका अपना गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली इतिहास है। शिक्षा, पर्यटन और कृषि का बड़ा केंद्र है। मैं
आज इस सदन में आपके माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश की युवा शक्ति के लिए जो प्रयास किए हैं और उस युवा शक्ति को इस देश की युवा शक्ति बनाने की तरफ जिस तरीके से योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। आज मैं उन्हीं की इस युवाओं को लेकर जो सोच है उससे जबलपुर क्षेत्र की मेरी मांग को संबद्ध करते हुए आपसे ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जबलपुर चूंकि युवाओं का बड़ा केंद्र, वहां 5 विश्वविद्यालय हैं और निश्चित रूप से जबलपुर महाकौशल का मुख्यालय होने के साथ साथ हमारे विंध्य और बुंदेलखंड का भी वो कहीं ना कहीं उनके कार्य भी संचालन, उनके कार्यों का संचालन जबलपुर से होता है। इसलिए जबलपुर में युवाओं का ध्यान रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का मैं अनुरोध आपके माध्यम से करता हूं। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इस ओर आपके माध्यम से ध्यान। धन्यवाद सभापति महोदय। राजकुमार नेक्स्ट। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने एक गंभीर विषय पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है वर्तमान में जो छात्रवृत्ति में जो डिले हो रहा है एसटी एससी अल्पसंख्यक को लेके, और छात्रवृत्ति का दर्द जो डिले हो रहा है उसकी वजह से कई लोग बच्चे पढ़ाई छोड़ पा रहे हैं। और छात्रवृत्ति का दर्द मैं बखूबी समझता हूं, क्योंकि छात्रवृत्ति अगर नहीं मिलती शायद मैं भी गरीब घर से आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, उसके अंदर पिछली बार 165 करोड़ का प्रावधान था और इस बार मात्र 2 लाख का प्रावधान किया गया इस बजट में एसटी बच्चों के लिए। एसटी बच्चों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना पहले 5 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान था और इस बार मात्र 10 लाख का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना जो 2013 के अंदर हमारे देश से विदेश में 1,90,000 बच्चे पढ़ने जाते थे और आज की तारीख में 13 से 14 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं। अपनी बात तो एसटी, मेरी बात यही है कि 2013 के अंदर भी एसटी के लिए 20 छात्र की सीटें रिजर्व थी और आज भी 20 छात्र ही रिजर्व है और वो भी इस बार बजट बिल्कुल खत्म कर दिया है दोनों स्कीमों में। तो मेरा अनुरोध है कि समय पे छात्रवृत्ति मिले और जो बजट काटा गया है उसको दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। राजीव प्रताप रूडी जी। धन्यवाद मैम। आप हमेशा बैठा कीजिए तो हम लोगों को चांस अच्छा से मिलेगा। आज मैं जिस विषय को रख रहा हूं ये बिहार के 14 करोड़ नागरिकों के लिए है। ये थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि आज बिहार पिछले एक दशक में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, लेकिन बिहार की स्थिति आज बहुत अच्छी है। और 23 अप्रैल को बिहार में एक बड़ा समारोह किया जाता है। वीर कुंवर सिंह जो आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई लेकिन अंग्रेजों को भगाया, उनकी स्मृति में बिहार में शौर्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार बिहार के नागरिकों के लिए इतिहास में और आजादी के पहली बार मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी का कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए पहली बार शौर्य दिवस पर बाबू कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के जयंती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर सूर्य किरण जो भारतीय वायुसेना का एक बड़ा एरोबैटिक टीम है उसका एक भव्य प्रदर्शन हो रहा है, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों के वीर गाथा वीर कुंवर सिंह के उस शौर्य दिवस पर सूर्य किरण का प्रदर्शन होगा जो अपने आप में अद्भुत होगा। साथ साथ आकाश गंगा का प्रदर्शन होगा। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस बड़े आयोजन के लिए और देश की सरकार को कि बिहार को इस भव्यता के साथ हम सजा सकेंगे और बिहार के गौरव और शहीद कुंवर सिंह के उस याददाश्त को हम फिर से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ये सदन के माध्यम से बिहार की जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। लता वानखेड़े जी। माननीय सभापति महोदया, मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से सरकार को डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी दूरदर्शी पहलों के लिए बधाई देना चाहती हूं। इन योजनाओं ने हमारे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया है और युवाओं को तकनीकी नवाचार के नए अवसर प्रदान किए हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं बुंदेलखंड के सागर संभाग के मुख्यालय से आती हूं, जो शिक्षा, नवाचार और व्यापार की दृष्टि से
जिसमें अपार संभावनाएं हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। यदि सागर में एक IT स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर और BPO हब स्थापित किया जाए तो स्थानीय युवाओं को विशेष रूप से रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। घर में काम करने वाली महिलाओं को सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे महिलाएं भी अपने कैरियर और परिवार दोनों को संतुलित कर सकेंगी। सागर डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। माननीय सभापति महोदया, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय है। मेरा विश्वास है कि यदि सागर जैसे उभरते शहरों को भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाया जाए तो यह केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के छोटे शहरों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सरकार सागर में IT और सॉफ्टवेयर उद्योग के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। यह पहल महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद माननीय सभापति विष्णु प्रसाद जी। நன்றி தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே கடலூரிலே மிகப்பெரிய ஒரு கப்பல் துறைமுகம் இருந்தது. ஒரு காலத்திலே மிக பழமை வாய்ந்த நல்ல வெற்றிகரமாக தொழில் செய்து கொண்டிருந்த அந்த கப்பல் துறைமுகமானது கடந்த சில ஆண்டுகளாக மூடி கிடக்கின்றது. இதனால் அங்கு இருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். நம்முடைய சாகரத்னா அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கடலூர் கப்பல் துறைமுகத்தை மீண்டும் துவக்கப்பட வேண்டும். அங்கே 2 கப்பல்கள் நின்று செல்லுவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. ஆனால் அது பற்றவில்லை, போதவில்லை என்ற காரணத்தினால் மூடி கிடக்கின்றது. இதை மென்மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் தொழிற்சாலைகளும் வளர வேண்டும், தொழிலாளர்களும் வளர வேண்டும், நம்முடைய மாவட்டத்திற்கு வருவாயும் பெருக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू। जुगल किशोर शर्मा जी। सभापति जी, मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर के महापुरुष पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की ओर दिलाना चाहता हूं, जो हमारे आदर्श भी हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अभी हमें कामयाबी भी मिली है। वो हमारे आदर्श हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का पैतृक गांव जो है वो समैलपुर सांबा में है। सरकार उनके नाम से एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो समैलपुर में बनाए, ताकि समाज को एक अच्छा मैसेज भी जाए और बच्चों को, नौजवानों को वहां पर खेल प्रतियोगिता करने का मौका भी मिले। धन्यवाद। हरीश मीना जी। मुझे आपने जनहित के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने दिया। मैडम, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अत्याचार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज राजस्थान में कोई महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं, खेत में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं। स्थिति ये है कि महिलाओं की छेड़खानी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैडम इसमें भारत सरकार कर सकती है। मेरी जो मांग आपसे ये है, भारत सरकार में एक विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके पास फंड है, ये फंड देता है ताकि वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। और जो पीड़ित महिलाएं मैडम ज्यादातर गरीब तबके की हैं, ग्रामीण तबके की है, उनको सुरक्षा देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों विषय में आपसे अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को आदेश दें कि इसके लिए पुख्ता व्यवस्था करें। धन्यवाद मैडम। राजेश मिश्रा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र जिसमें 3 जिले आते हैं, सीधी, सिगरौली और शहडोल का व्यवहारी, में कोई विश्वविद्यालय नहीं है और वहां के छात्र छात्राओं को लगभग 150 से 200 किलोमीटर चल करके विश्वविद्यालय के लिए जाना पड़ता है और जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। विशेषतः पर छात्राओं को तो बहुत ही दिक्कत होती है और वहां जाने के बाद अगर वहां रुकना पड़ गया तो उनको बहुत ज्यादा उनके खर्चे भी होते हैं।
मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारे लोकसभा क्षेत्र सीधी सिगरौली में सीधी मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा की जाए। मैं समझता हूं कि इससे हमारे क्षेत्र के छात्रों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से हमारी ये मांग पूरी होगी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। असुमतारी जी, वो जो हाथ पहले बोल चुके हैं मैम, एक बार दो बार मैम माइक नहीं है यार। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा क्षेत्र कुकराझार जो कि आसाम की है और ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन्स से आते हैं कि वहाँ के हेडक्वार्टर कुकराझार में 1986 को एक रिले टीवी सेंटर स्थापन किया गया था, लेकिन दुख की बात है बीते 31 मार्च 2022 को इस रेडियो सेंटर को बंद किया गया है। तो इसलिए मेरे सरकार तथा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से मेरा आग्रह है कि इस सेंटर को फिर से स्थापन किया जाए। यही मेरे मांग है। थैंक यू। धन्यवाद। हेमंत सवरा जी। धन्यवाद मैडम। मैं आपके माध्यम से पालघर और सफाड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग करता हूं। 2018 के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पालघर में किसी भी ट्रेन का ठहराव दिया नहीं है। पश्चिम रेलवे में भी पश्चिम बोर्ड को भेजे गए पत्र में पालघर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवहार्यता स्वीकार की है, लेकिन जो 4 ट्रेन हैं, कच्छ एक्सप्रेस, दादर बीकानेर एक्सप्रेस, बांद्रा सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस और बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस, इनका ठहराव चाहिए वो नहीं मिला है। दूसरा जो लोक शक्ति एक्सप्रेस का ठहराव कोरोना में बंद कर दिया था वो सफाड़ा में शुरू किया जाए और LC 42 सफाड़े का जो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 100 गाँव को परेशानी झेल रही, इसलिए वो तुरंत शुरू किया जाए, सोल्यूशन निकाला जाए। ऐसे मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। कामाख्या प्रसाद तासा जी। थैंक यू चेयरमैन। अब मैं आपका माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री फाइनेंस को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो हेरिटेज पार्क है, वहां पर बहुत सारे पर ईयर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट के लिए मनी एक्सचेंज का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्या वो काजीरंगा में एक फॉरेन मनी एक्सचेंज सेंटर स्थापित किया जाए और फॉरेन जो टूरिस्ट है उन लोग को फैसिलिटेट करने के लिए व्यवस्था किया जाए। थैंक यू। कंवर सिंह तंवर जी। लास्ट स्पीकर। मैं सदन के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र अमरोहा की एक अति आवश्यक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या अमरोहा केलसा बॉर्डर रेलवे ब्रिज के निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है। सभापति महोदय जी, इस रेलवे ब्रिज का 2017-18 में सर्वे हुआ था। उस समय परियोजना को स्थापित लोगों ने क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये पुल है। तो मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, रेल मंत्री से, महोदय आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि परियोजना की प्राथमिकता दी जाए और इसके निर्माण कार्य को जल्द से जल्द आरंभ किया जाए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 10, तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। अच्छा, एक मिनट। ओके। मंत्री जी 1 मिनट। हनुमान जी। मेरा आग्रह था साहब, इस बिल पे हम बोल नहीं पाए, हमारी पार्टी कोई नहीं बोल। तो एक निवेदन हम करेंगे कि ये राजस्थान का इश्यू है साहब। राजस्थान के बाड़मेर संसदीय क्षेत्र का मुद्दा है, जिसमें आपकी सरकार ने कहा भी था कि गुजरात के मुंद्रा में अडानी की ओर से निजी बंदरगाह बना रखा है, वहां समुद्र से एक नहर बाड़मेर के बाकासर तक लाई जाए। पूर्व में करवाए गए सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता रहेगी, ताकि समुद्र के पानी में
जहाज आसानी से चलाया जा सके और राजस्थान के बाड़मेर बंदर का हम विकसित कर सकते हैं। पूर्व में प्रस्ताव भी सरकार के पास आए हुए हैं। मंत्री जी, आप इस पर ध्यान दें ताकि राजस्थान के विकास को गति मिले, जहां पेट्रोल बड़ी तादाद के अंदर निकलता है। हो गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।